हेलो स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 11th हिस्ट्री के अंतर्गत आपका टॉपिक है मेसोपोटामिया में शहरीकरण। मेसोपोटामिया सभ्यता किस तरह से फलीभूत हुई, आगे विकसित हुई, आर्थिक रूप से किस तरह से आगे संपन्नता को बढ़ाते हुए कृषि क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में, विविध क्षेत्रों में विकसित होती गई और किस तरह से शहरीकरण की स्थिति बनी, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया में नगर निर्माण प्रारंभ हो गया। तो इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया में नगर निर्माण प्रारंभ हो गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि नगरीय व्यवस्था और ग्रामीण व्यवस्था में अंतर होता है। ग्रामीण व्यवस्था में सुख सुविधाएं नहीं होती, भौतिक संसाधन उतने नहीं होते, विकास के उतने महत्वपूर्ण स्थितियां नहीं होती ग्रामीण अंचल में, और शहरी क्षेत्रों में विकसित अवस्था होती है। जैसे विविध क्षेत्रों में आप ध्यान जब आकर्षित करेंगे तो किस तरह से शहरों में पक्की नालियां होती हैं, पक्के भवन होते हैं, नगर योजना सुनियोजित होती है, व्यवस्थित होती है, जल निकासी के प्रबंध के साथ भवनों की इस तरह से निर्माण होता है कि प्रकाश की सुविधा, वायु की सुविधा, भवनों की स्थिति की सुविधा, वास्तुकला के हिसाब से निर्माण की व्यवस्था, ये सभी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। जबकि ग्रामीण अंचलों में जो व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ पे बाज़ार नहीं होता, विकसित अवस्था में नहीं होता, नालियों की व्यवस्था नहीं होती, सड़कें नहीं होती, सुख सुविधाओं का अभाव होता है। तो इस तरह से दोनों व्यवस्थाओं में अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पे भी आप ध्यान देंगे कि मेसोपोटामिया सभ्यता में शहरीकरण जो हुआ था, नगर का जो निर्माण हुआ था, जैसे एक नगर बसता है, नगर का निर्माण जब होता है तो योजनाबद्ध तरीके से होता है। किस तरह से नगर बसेगा, कौन कौन से वर्ग किधर होंगे, कहाँ पे व्यवस्थाएं होंगी, सभागार कहाँ पे होंगे, प्रशासनिक व्यवस्था किधर होगी, व्यापारिक क्षेत्र किधर होगा, रहने के लिए रिहायशी जो क्षेत्र होगा निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, उच्च वर्ग के लिए अलग अलग होगा, किस रूप में कहाँ पे लोग रहेंगे, इन सभी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। नगर योजना जो है पूरा व्यवस्था, पूरा एक प्लानिंग की जाती है, तब जाके नगर बसता है। तो नगर योजना जो बना मेसोपोटामिया में, नगर निर्माण का जो प्रारंभ हुआ उसकी डेट क्या है? लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया में नगर का प्रारंभ होता है। अब नगरीकरण के पीछे देखें कई सारे फैक्टर होते हैं। जहाँ पे एक तो नगर वहाँ बसता है, सुंदर भवन बनाए जाते हैं, पक्की नालियाँ होती हैं, सुख सुविधाओं से युक्त होता है। जहाँ पे उच्च वर्ग रहता है, या तो राज परिवार के लोग रहेंगे या प्रशासनिक क्षेत्र के लोग रहेंगे, वहाँ आसपास जो है जो बिल्डिंग बनेगी, जो एरिया होगा वो विकसित अवस्था में होगा। और उसके आसपास जो क्षेत्र बसता है, जो व्यापारिक केंद्र बसते हैं, जो कि बड़े लोग रहते हैं, उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, तो उनको सुख सुविधाएँ प्रदान करने के लिए जो एक छोटा मार्केट बनता है, या कह सकते हैं व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र जो बनता है, वो उन्हीं के लिए बनता है। धीरे धीरे फिर वो व्यापारिक केंद्र विकसित होता जाता है। छोटे छोटे जो आसपास दूर दराज के क्षेत्र में कस्बे जो होते हैं वो नगर में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो इस तरह से जहाँ पे व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र होता है, ऊंचे वर्ग के लोग रहते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र के लोग रहते हैं, वे क्षेत्र शहरीकरण के रूप में विकसित होते जाते हैं। तो आगे इसी क्रम में देखेंगे, इतिहासकारों का तर्क है या मानना है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में सत्ता, व्यापारिक मार्गों तथा जमीन के लिए संघर्ष वाले नगर राज्यों की संख्या में वृद्धि हुई। तो कहने का तात्पर्य है, जैसे सत्ता में शासन करने के लिए व्यापारिक जो केंद्र होते थे, व्यापारिक जो रास्ते होते थे, उन पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए नगर राज्यों की संख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई। जहाँ जहाँ पे व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे, स्वाभाविक है वहाँ पे लोग जाकर बसेंगे, और ऐसी स्थिति में इन सब आर्थिक लाभ के लिए एक दूसरे के मध्य क्या होगा? संघर्ष की स्थिति बनेगी और नए नए नगर राज्यों का विकास होगा, नए नए नगर राज्य उद्भव की स्थिति में होंगे। तो इस तरह से इतिहासकारों का मानना है कि सत्ता के लिए, व्यापारिक मार्गों के लिए और ज़मीन के लिए जो संघर्ष करने वाले नगर राज्यों की संख्या में क्या होने लगी थी? वृद्धि हो रही थी। नगर राज्य बड़ी मात्रा में बढ़ रहे थे, क्योंकि ये सत्ता के केंद्र हुआ करते थे। जो भी सत्ता, जो भी शक्ति, जो भी सम्राट, जो भी शासक व्यवस्था जो था वो दूसरे क्षेत्रों को अधिग्रहित करना चाहता था, जगह जगह पे अपने केंद्र स्थापित करते थे, सैन्य व्यवस्था स्थापित करते थे, प्रशासनिक केंद्र स्थापित करते थे। तो इस तरह से ऐसे केंद्र जो है नए नए नगर राज्य के रूप में विकसित हो रहे थे, नए नए नगर राज्य के रूप में उद्भव हो रहा था।
आगे बढ़ेंगे हम लोग। हड़प्पा मेसोपोटामिया सभ्यता के नगर राज्यों में जो प्रमुख नगर राज्य थे, उर था, सुमेर थे, बेबीलोन थे। तो उर, सुमेर और बेबीलोन, इनको ध्यान में रखेंगे। उर नगर राज्य था, सुमेर नगर राज्य था और बेबीलोन नगर राज्य था। ये महत्वपूर्ण मेसोपोटामिया सभ्यता के प्रमुख नगर राज्य थे जो नगर के रूप में विकसित हुए थे। इन नगर राज्यों में व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे, जहाँ जहाँ पे व्यापार के विविध केंद्र थे, शिल्पकला के केंद्र थे, नक्काशी के केंद्र थे, विविध प्रकार के व्यापारिक गतिविधियाँ यहाँ पे होती थी। तो इस तरह से ये शहर जो थे एक शहर के रूप में विकसित हो रहे थे और ये शहर अपने आप में संपन्न पूर्ण वैभव स्थिति को लिए हुए है। तो मेसोपोटामिया के ये प्रमुख शहर माने जाते हैं। आगे इसी क्रम में बढ़ेंगे। मेसोपोटामिया में शहरीकरण का क्या महत्व है, यानी मेसोपोटामिया में जो नए नए शहर विकसित हुए, जो पुराने जो पिछड़े एरिया थे वो कस्बे के रूप में विकसित होने लगे। तो शहरीकरण से क्या क्या महत्व है, शहरीकरण होने के पश्चात उसका क्या महत्व है, किस तरह से शहरीकरण से वहाँ के लोगों के जीवन शैली पे प्रभाव पड़ेगा, लोगों की गतिविधियों पे प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से आर्थिक गतिविधियाँ तीव्र गति से आगे बढ़ेंगी और उन आर्थिक गतिविधियों के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी बढ़ेगी, उन पर अर्थव्यवस्था का क्या असर पड़ेगा, आर्थिक गतिविधियों के कारण जनसंख्या के केंद्रीकरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक गतिविधियों के कारण या व्यापारिक केंद्र के कारण किस तरह से सड़कों का निर्माण, प्रशासनिक क्षेत्र की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, व्यापार की व्यवस्था और विविध आर्थिक केंद्रों की व्यवस्था का प्रभाव पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पे शहरीकरण होगा उसका महत्व कुछ न कुछ विविध रूपों में होगा। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के शहरीकरण का क्या महत्व है, उसके महत्व के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे पॉइंट 1, बड़ी जनसंख्या का केंद्र और अर्थव्यवस्था का केंद्र। शहरीकरण, देखें शहर कहाँ बसता है, जहाँ पे जब व्यापारिक गतिविधियाँ, जैसे ऊंचे वर्ग के लोग जहाँ पे रहते हैं उसके आसपास जो है मार्केट बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके सुख सुविधाओं के लिए वस्तुएं वहाँ पे उपलब्ध होती हैं, जिससे वहाँ पे कह सकते हैं कि व्यापारिक केंद्र बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें बिकेंगी बड़ी मात्रा में। निम्न वर्ग के लोग तो उन वस्तुओं को कम खरीदेंगे, लेकिन जहाँ पे कोई कस्बा बसता है, जहाँ पे ऊंचे वर्ग के लोग रहते हैं, जहाँ पे प्रशासनिक केंद्र होता है, उसके आसपास के जो मार्केट बसती है, जो शहरीकरण होता है, जो शहर बसता है, उससे क्या होता है, वो व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बनता है। और जब व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा तो दूर दूर तक के लोग वहाँ पे अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए आएंगे, रहने के लिए आएंगे। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या का केंद्रीकरण होगा, दूर दूर तक के लोग वहाँ पे आके बसना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने व्यवसाय को वहाँ पे करना चाहेंगे और व्यवसाय जब करेंगे तो स्वाभाविक है जनसंख्या में वृद्धि होगी और ऐसे स्थान पे जनघनत्व की मात्रा बढ़ेगी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या का केंद्र बना और अर्थव्यवस्था का केंद्र बना, किसके कारण? शहरीकरण के कारण। तो ये महत्व निकल करके आया कि जनसंख्या का केंद्र और अर्थव्यवस्था का केंद्र, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना, जहाँ पे लोग विविध प्रकार के जो व्यवसाय से लोग जुड़े हुए थे वे अपना व्यवसाय करते थे, वस्तुओं को बेचते थे, वस्तुओं को वहाँ पे व्यापार करते थे और ऐसी स्थिति में वो अर्थव्यवस्था का क्या बन गया? केंद्र बन गया। और भीड़ होने के कारण, वहाँ पे लोगों के आने के कारण, व्यापारिक केंद्र होने के कारण, मार्केट होने के कारण वहाँ पे क्या हुआ? जनसंख्या का केंद्र बना, जनसंख्या घनत्व वहाँ पे अधिक हो गया। आगे बढ़ेंगे। आर्थिक क्रियाओं के कारण जनघनत्व बढ़ने लगा और जनघनत्व बढ़ने से आबादी बढ़ गई, जिससे वहाँ पे बस्तियाँ घनी बसने लगी। अभी तक बस्तियाँ घनी नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी लोग व्यापार करने आना शुरू किए, आर्थिक गतिविधियों से लिप्त होने के लिए लोग, वहाँ से जुड़ने के लिए लोग, अपने वस्तुओं को बेचने के लिए लोग वहाँ आने लगे और वहाँ पे रहने भी लगे। और ऐसी स्थिति में वहाँ पे क्या हुआ? जो आवास पहले दूर दूर तक बसे थे, घनी आबादी नहीं हुआ करती थी, वहाँ पे आबादी अब घनी होने लगी। तो इस तरह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। कस्बों के विकास से खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त व्यापार एवं अन्य क्रियाकलापों के अवसर उपलब्ध हुए। तो कस्बों के विकास से, जब कस्बा जो कोई ग्रामीण अंचल होता है, कोई पिछड़ा एरिया होता है, लेकिन जब वहाँ पे 2-4 मार्केट बनती है, फिर धीरे धीरे वहाँ पे वो कस्बा डेवलप होने लगता है, खाद्य उत्पादन होने लगता है, व्यापारिक स्थितियों को वो एक प्रकार से शाखा बन जाता है, व्यापारिक जो वस्तुएं होती है वहाँ पे आय व्यय होने कह सकते हैं कि जो बिकती हैं वहाँ पे। तो इस तरह से वो जो केंद्र होते हैं वहाँ पे वो अन्य क्रियाकलापों के अवसर के केंद्र बनते हैं, चाहे लोगों का खरीदना हो वहाँ पे आके, चाहे दुकानदार का वहाँ पे बेचना हो। इन क्रियाओं के माध्यम से वो क्या बन जाते हैं? व्यापार के
केंद्र बनते हैं। आगे, मेसोपोटामिया के लोग प्रारंभ में पत्थरों पर नक्काशी तक ही सीमित थे। मेसोपोटामिया के लोग प्रारंभ में क्या करते थे? केवल पत्थरों पे नक्काशी करते थे, कलाकृति उस पर उकेरते थे। प्रारंभ में इनका यही केवल व्यवसाय था। लेकिन जैसे जैसे शहरीकरण हुआ वैसे वैसे उनका जो कह सकते हैं शहरीकरण के पश्चात उनके जीवन शैली में परिवर्तन आया। केवल वो भी तो पत्थरों की नक्काशी तक ही अब सीमित नहीं रह गए। शहरीकरण के पश्चात वो विविध व्यवसायों से जुड़ गए। व्यापार की वस्तुएं बहुत सारी आ गई थी, जिनको बाहर की मार्केट से खरीद करके लाना और यहाँ के बाज़ार में बेचना, यहाँ की वस्तुओं को ले जा कर के दूसरे बाज़ारों में बेचना। तो इस तरह से उनके जीवन शैली में, उनकी आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आया। अभी तक केवल वो पत्थरों पे काम किया करते थे, लेकिन अब वे अन्य व्यावसायिक कार्यों से जुड़ गए, अन्य व्यवसायों को अपना लिए, जिससे श्रम विभाजन की स्थिति भी बनी यहाँ पे कि ये लोग अलग अलग श्रमों में जुड़ गए, अलग अलग व्यवसायों में जुड़ गए। अभी तक उनका एक ही व्यवसाय हुआ करता था, केवल पत्थरों में नक्काशी। लेकिन अब शहरीकरण के पश्चात उनके नए नए व्यवसाय के अवसर मिले, नए नए व्यापारिक केंद्र बनाए गए, जिससे उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के व्यापार करने का अवसर मिला। तो इस तरह से कह सकते हैं कि शहरीकरण के कारण मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग जो अभी तक एक सीमित क्षेत्र में सिमट करके रह गए थे, पत्थरों के लिए केवल कार्य करते थे, अब उनका श्रम विभाजन के पश्चात श्रम विभाजन का भी लाभ मिला और अन्य व्यवसायों से जुड़ने का अवसर भी मिला। तो इस तरह से शहरीकरण से जीवन शैली में परिवर्तन आया, बस्तियां घनी बसने लगी, जगह जगह पे व्यापारिक केंद्र हो गया। और स्वाभाविक है कि जब आर्थिक गतिविधियां संपादित होती हैं, जहाँ जहाँ पे आर्थिक गतिविधियां क्रियाएं संपादित होती हैं, उन केंद्रों में लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, लोगों का आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, वो एरिया क्षेत्र विकसित होता है। व्यापारिक केंद्र होने के कारण लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, लोगों को सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जीने का मौका मिलता है, जीवन शैली में सुधार होता है, चाहे वो सभ्यता हो चाहे कोई राष्ट्र हो। जब वहाँ पे व्यापारिक क्रियाएं तीव्र गति से बढ़ेंगी तो वह क्षेत्र, वह समाज, वह राष्ट्र विकसित अवस्था में होगा। धीरे धीरे व्यापारिक गतिविधियों के कारण अन्य देशों से व्यापारिक संपर्क बढ़ेगा, और जब अन्य देशों से व्यापारिक संपर्क बढ़ेगा तो इससे क्या होगा कि जो वस्तुएं हमारे पास नहीं हैं वो बाहर की वस्तुएं हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं व्यापारिक क्रियाओं के माध्यम से, और हमारे पास जो वस्तुएं हैं उन्हें बेचने के लिए बाजार हमें विस्तृत मिलेगा। अभी तक हम अपने क्षेत्र की वस्तुओं को सीमित क्षेत्र तक बेचते थे, लेकिन जब व्यापारिक वस्तुएं दूसरे क्षेत्रों में जाकर बेचने का जब अवसर मिलने लगा तो ऐसी स्थिति में जब दूर दराज तक के लोग दूसरे क्षेत्रों में जाने लगे तो उन्हें व्यापार करने का मौका मिला। नई नई संस्कृतियों से वे परिचित हुए, नए नए लोगों से परिचित हुए, उनकी विचारधाराओं से परिचित हुए, अपनी संस्कृति को दूसरे संस्कृति को एक दूसरे को आदान प्रदान करने का उन्हें मौका मिला। तो इस तरह से शहरीकरण से कई लाभ हुए मेसोपोटामिया सभ्यता के कारण, और वहाँ के लोगों के केवल व्यापारिक चीज़ों पर, व्यापारिक जीवन पर ही प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उनकी सभ्यता, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। डियर स्टूडेंट, आज का आपने इस वीडियो में मेसोपोटामिया सभ्यता में शहरीकरण के संदर्भ में अध्ययन किया कि किस तरह से शहरीकरण के कारण जो है मेसोपोटामिया सभ्यता के जो शहर बसे वे उनका विकास ही नहीं हुआ, बल्कि उनकी जीवन शैली, उनकी संस्कृति अन्य सभ्यताओं से वे परिचित हुए, अन्य संस्कृतियों से परिचित हुए, दूर दराज के नए नए व्यापारिक क्षेत्र निकल करके आए, जिससे वे उनके संपर्क में आए और उनका आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक परिवेश में भी एक दूसरे संस्कृतियों का सम्मिश्रण हुआ और उन्हें विविध क्षेत्रों में लाभ हुआ। तो आज की इस वीडियो में इस विषय वस्तु को यहीं समाप्त करते हैं। फिर से अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।